नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण झा। प्रवीण झा जी नॉर्वे में डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ लेखक हैं। लेखक ऐसे वैसे लेखक नहीं बल्कि कथेतर पुस्तकों में काफ़ी प्रमुखता से चर्चित किताबों के लेखक हैं। इनकी पुस्तक कूली लाइन्स काफ़ी चर्चित रही। कूली लाइन्स पर हम चर्चा करेंगे। ये गिरमिटियों की गाथा थी जो कभी जहाज से पहुँचे थे विदेश की धरती पर और वापस भारत नहीं लौट सके। किस रूप में पहुँचे थे, क्या उनकी गाथा थी, क्यों प्रवीण जी ने इस किताब को लिखा, इस पर बात करेंगे। एक और पुस्तक वाह उस्ताद, ये एक अलग तरीके की पुस्तक है, संगीत घरानों की पुस्तक है। इसके अलावा खुशहाली का पंचनामा, यह पुस्तक यात्रा वृतांत है और रूस के इतिहास पे, उसके वर्तमान पे, वहाँ की राजनीतिक घटनाओं पे, वहाँ के जनजीवन और सामाजिक जीवन पर यह पुस्तक है। रूस, रशिया और रासपुतीन, जारशाही का इतिहास। मैं ज़्यादा पुस्तकों पर चर्चा नहीं करूँगा, पहले प्रवीण जी पर आता हूँ। प्रवीण झा से ये चर्चा करना चाहूँगा कि वे पहले लेखक हैं या पहले चिकित्सक। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। और बताएं कि आप एक चिकित्सक लेखक बना या एक लेखक चिकित्सक बन गया? जी, पहले तो चिकित्सक ही बना। मेरी लेखन यात्रा 2016 के बाद ही शुरू होती है। तब तक मेरी प्रैक्टिस 10 साल हो चुकी थी। और जब मैं भारत में चिकित्सक था तब तक मेरी कुछ भी किताब आई नहीं थी। जब मैं यहाँ से यूरोप गया, वहाँ मेरे पास डॉक्टरों के पास थोड़ा भारतीय डॉक्टरों से ज़्यादा समय होता है, तो वहाँ पर मेरी सारी अन्य चीज़ें, जिसमें लेखन है, संगीत भी सीखना शुरू किया मैंने, तो ये सब चीज़ें उभर कर आने लगी। यह एक कमाल की बात है कि आप भारतीय धरती से जब नॉर्वे पहुँचे कैसे? आप पहले कहाँ आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही, और पढ़ाई लिखाई के दौरान मतलब अपने गांव से शुरू करके नॉर्वे तक की यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, हमें भी बताएं। जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश दरभंगा की है, जो नेपाल सीमा पर उत्तर बिहार में है, और वहीं पर मेरा गांव भी है जो मधुबनी ज़िला में है, दरभंगा के साथ ही। तो मेरा बचपन इन दो जगहों पर बीता और वहीं मैंने इंटर तक की जो पढ़ाई की है वो बिहार में ही, पटना से मैंने पटना साइंस कॉलेज से जो इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुआ, तो वो मेरा ऑल इंडिया मेडिकल एक परीक्षा होती है जिसके माध्यम से मैं पुणे पहुंचा, महाराष्ट्र में। और फिर वहाँ से मैं 3 साल के लिए अमेरिका चला गया MBBS के बाद, और वहाँ एक रिसर्च के लिए गया न्यूरो साइंस में। फिर वहाँ से वापस लौट के मैंने दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से रेडियोलॉजी की पढ़ाई की, और उसके बाद मैं दिल्ली और बेंगलोर में 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक दिन नॉर्वे वालों ने, लिंक्डइन एक नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग चैनल है, उस पर संपर्क किया कि आप नॉर्वे आना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नॉर्वे मेरे लिए, मेरे रडार पे ही नहीं है। मैं अमेरिका जानता हूँ, इंग्लैंड जानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जानता हूँ, नॉर्वे थोड़ा अलग तरह का देश लगता है। तो उन्होंने कहा आप आकर देखिए नॉर्वे कैसा लगता है। उन्होंने टिकट करा दिया और फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने गर्मियों में बुलाया था, वो बहुत ठंडी जगह है, तो वो थोड़ी चालाकी उन्होंने की थी कि ऐसे मौसम में बुलाया जब वहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो गई थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। और फिर मुझे एक झटके में ही नॉर्वे इतना सुंदर पहाड़, नदियाँ, ये सब दिखने लगी। तो मैंने कहा ये तो वाकई बहुत बढ़िया जगह लग रही है। और मैं, बहुत ही तनावपूर्ण जीवन था जो डॉक्टरों का होता है भारत में, तो अचानक मुझे लगा कि शायद 1-2 साल मैं वहाँ पर आराम करने जा सकता हूँ। और इस तरह से नॉर्वे चला गया। लेकिन एक बार चला गया, उन्होंने मुझे भाषा, नॉर्वे की जो भाषा है नॉर्वेजियन, उसमें मेरा काम होता है, उन्होंने मुझे भाषा सिखाई। और फिर मुझे लगा भाषा सीख गया हूँ तो 2 साल 3 साल नहीं, थोड़ा और टिक जाता हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल से मैंने एक भाषा सीखी।
आप एक बात बताएं कि बहुत ही रोचक आपने बताया और बहुत सहज ढंग से बताया कि यहाँ पे आपकी यात्रा एक तरह से बताती है कि डेस्टिनी जिसको जहाँ ले जाना चाहती है ले जाती है। लेकिन लेखन में जब आप आए, आप चिकित्सा के क्षेत्र में थे, आपका अनुभव चिकित्सा के क्षेत्र में था, आप पढ़ाई भी करने, आपने दिल्ली में भी वही पढ़ाई की, आपका प्रोफेशनल पूरा करियर ही चिकित्सा जगत में था, आप अमेरिका भी गए उसी पढ़ाई को करने और आज नॉर्वे में भी उसी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। आपके दिमाग में ये जो लेखन का कीड़ा है और लेखन में भी आपने ऐसी चीज़ों को लिखा है, जैसे कूली लाइंस की मैं बात करूं तो यह पुस्तक उन भारतीयों पर है जो आज़ादी के बहुत पहले कूली बन के, कूली लाइंस का अर्थ यहाँ पे वही कूली बन के जिनको मजदूरी करने के लिए ले जाया गया था गुलाम बना के, जब भारत गुलाम था तो, और वो जहाज पर गए। आपने पहली बार ही यह ऐसा संवेदनशील, क्योंकि आपका जो अपना कैरियर हो बड़ा ब्राइट है, चमकीला है, आपके कैरियर में आप कहीं मजदूर बन के नहीं गए हैं, बल्कि आपकी योग्यता पर आपको ले जाया गया विदेश में और आप वहाँ एक बड़ी सर्विस जो प्रतिष्ठित सेवा है उसमें योगदान करते हैं। लेकिन जो ये लोग गए थे, ये लोग मजदूर बन के गए थे, श्रमिक बन के गए थे। इनके दर्द को आपने कैसे महसूस किया और आपके दिमाग में ये कब आया कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जो लोग अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए गए हैं और जिनके सपनों में या अपनी संस्कृति में, आपने इस किताब में बहुत विस्तार से उन चीज़ों का वर्णन किया है। और सारे, एक ख़ास बात यह बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि इस पुस्तक में प्रवीण झा ने हर उस देश को पर नज़र डाली है जहां भारतीय पहुंचे थे उस दौर में, और क्या रास्ता था, किस तरह से गए, वो कौन से महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपना मुकाम बनाया, ये सारी बातें इन्होंने की है। दक्षिण अफ्रीका भी है, यहाँ कनाडा भी है, म्यांमार भी है, मलेशिया भी है, मतलब कोई जहाँ भी भारतीय मूल के लोग हैं और जिन्होंने कुछ किया है वो सब कुछ कहानी के अंदाज में। और बहुत रोचक पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप बोझिल नहीं होंगे क्योंकि इसमें तथ्य कथा के रूप में आया है। ऐसे लगता है जैसे कोई आपको बता रहा है अपनी बात, उस समय को जैसे कोई देख रहा हो। आपने ये बात दिमाग में कैसे आई कि मैं इन लोगों की बात लिखूंगा और साहित्य में जाऊंगा और फिर हिंदी में लिखूंगा, ये कैसे आया दिमाग? जी, दो चीज़ें जो मेरे और इनके बीच में कॉमन है, एक तो ये प्रवासी हैं और दूसरी चीज़ कि ये इनमें से कई लोग बिहार उत्तर प्रदेश के हैं जहाँ मेरा बैकग्राउंड है। और एक और किताब जो गिरिराज किशोर जी की है, पहला गिरमिटिया, वो महात्मा गांधी पर है। उसमें महात्मा गांधी का भी अगर आप देखेंगे तो वो भी एनआरआई वकील थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरमिटिया कहा, गिरमिटिया वेशभूषा में आ गए। और उनका भी आप देखेंगे तो उन्होंने गिरमिटिया को बहुत ज़्यादा, गिरमिटिया पर जो पहली किताब ग्रीन पैम्फलेट करके उन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी और उसे बांटा, तो वो चीज़ उन्होंने की थी। उनके साथ भी आप कह सकते हैं कि ना, उनका बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी बैरिस्टर थे वो, लेकिन उन्होंने उन प्रवासियों पर लिखा जो कि नहीं थे। तो हम लोग भी गिरमिटियों की दास्तान कहने के लिए हम उनकी तरह तो नहीं रहे, लेकिन हमने प्रवास किया, बिहार से वहाँ तक पहुँचे। और कुछ लोग मिल जाते हैं आपको, जैसे मैं अमेरिका में था तो एक जमैका के व्यक्ति थे जो तबला बजाते थे जी। और सबसे पहले मेरे लिए वही एक अजीब सी बात थी कि ये वेस्ट इंडीज़ का आदमी है और तबला बजाना जानता है। और तब पता लगा कि ये लोग वो लोग हैं जिनके परदादा कभी पहुंच गए थे। फिर कई चीज़ें स्ट्राइक करने लगी दिमाग में कि क्रिकेटर होते थे, कालीचरण वगैरह, वो लोग भी थे जो कि गिरमिटिया रहे होंगे। फिर मैं उनके विषय में पढ़ने लगा और पढ़कर ही मैंने इस किताब में जो है हर अध्याय में संदर्भ दिए हैं कि किस किस किताब से मैंने लिया है। तो ये मौलिक उपन्यास नहीं है, ये कथेतर गद्य है एक तरह से। जितने भी मुझे मिल सके स्रोत, उस आधार पर मैंने अध्याय इसमें लिखे हैं। तो इसके बाद आप कूली लाइंस, जो वाह उस्ताद, मतलब कूली लाइंस के बाद, मतलब एक तरफ गिरमिटिया लोगों की बात कर रहे थे,
भारतीय वंशावली के लोगों के, भारतीय मूल के लोगों की बात कर रहे थे जो लोग विदेश की धरती पर पहुंच गए। उसके बाद आपकी जो दूसरी पुस्तक है वो हिंदुस्तानी संगीत घरानों के किस्से हैं, और ये पुस्तक भी बड़ी रोचक है और अपने तरह की अनूठी है। इतनी सहज भाषा में भारतीय संगीत घरानों की बात को जानना कि घराने क्या हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, और उसके बाद भारत में हिंदुस्तानी संगीत का कोई घराना बचा नहीं है जिसका उल्लेख नहीं किया है प्रवीण झा ने अपनी इस पुस्तक में। इसमें ग्वालियर घराना, आगरा घराना, सेनिया घराना, मैहर सेनिया घराना, अलादिया खान घराना, भिंडी बाजार और इंदौर घराना, इटावा घराना, पटियाला घराना, मतलब जितने भी भारतीय संगीत के जो प्रमुख घराने हैं सबका उल्लेख किया है, और बहुत ही सहज भाषा में आपने ये बात बताई है। संगीत से इतनी रुचि, मतलब एक चिकित्सक लेखक बन गया, लेखक बनने के बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर या कहें राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर या अपनी माटी के लगाव से जुड़ी किताब लिखता है, दूसरी किताब सीधे एकदम संगीत पर चला जाता है। इसकी वजह क्या थी? जी, संगीत का भी लंबा किस्सा है। संगीत मेरे जो नाना जी हैं उनका पहला एलपी रिकॉर्ड जो मैथिली में आया वो उनका ही आया, तो वो खुद एक गायक थे। मैं गायक तो नहीं बन सका, लेकिन उनके यहाँ बैठक होती रहती थी, और जो बिहार के शास्त्रीय संगीतकार थे पंडित रामचंद्र मलिक वगैरह, वो आके वहाँ बैठते थे और हम लोग देखते थे। उस समय हमें लगता था कि शास्त्रीय संगीत कुछ समझ में नहीं आता था, क्या ये आ करते रहते हैं और क्या क्या राग है, ये सब समझ नहीं आता था। फिर एक संस्था है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर, स्पिक में क्या बोलते हैं, वो संस्था, हम लोग उसमें जुड़ गए। जब मैं अमेरिका में था तो उसमें जुड़ गए। तो उसमें जो भारत से संगीतकार अमेरिका आते थे तो वो अलग अलग कॉलेज में उनको बुला के परफॉर्म करते थे। तो हम लोग उनका तबला सेट करना, लाइट सेट करना और सभी लोगों को बुलाकर बिठाना, ये सब करते थे। तब तक भी संगीत में उतनी रुचि नहीं आई थी, लेकिन उनको सुनना अच्छा लगता था। ये इतनी अच्छी उर्दू या हिंदी भी जो बोलते थे, बहुत ही अच्छी ज़बान होती है संगीतकारों, तो उनके किस्से सुनने में अच्छा लगता था। इस किताब में भी सभी घरानों के लोगों के आपस के जो किस्से होते हैं उसके माध्यम से मैंने परिचय कराया है, तो इसमें रुचि थी। अब मैं काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ, अब मैं स्वयं एक शिष्य हूँ दरभंगा घराने का। तो मैं अभी क्या सीख रहे हैं आप? ये ध्रुपद गायन होता है, अच्छा, ख्याल की तरह ही ध्रुपद। कुछ सुनाएंगे? नहीं, अभी सुनाना नहीं चाहूँगा क्योंकि सीख रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ, और मेरे गुरुजी की वो एक खास हिदायत कि जब तक तैयारी पूरी नहीं होती तब तक गाना मत। बहुत अच्छी बात। आप देखिए, एक खुशी की बात है कि आप पश्चिमी जगत में रह के, पाश्चात्य संस्कृति में रह के, वहाँ पढ़ने, वहाँ पे काम करने के बावजूद एक लंबे अरसे से, और मेडिकल साइंस के छात्र होके भी आप अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपनी जड़ों से न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि गुरु और शिष्य परंपरा में भी विश्वास रखते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो तीसरी पुस्तक की खुशहाली का पंचनामा की चर्चा अगर मैं करूँ, यह पुस्तक एक यात्रा वृतांत की तरह से है, या आप जिस समाज को देखा आपने और जैसा महसूस किया है उनको किस्सों की शक्ल में आपने इसमें उतार दिया है। इसका जो मतलब जो आपको देखते समय जो विचार आपके मन में उठे आपने उसको लिखा है। जो कुछ तस्वीरें भी हैं जो आपने खींची हैं, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा है, वहाँ के जीवन के बारे में लिखा है। इस पुस्तक का नेचर कूली लाइंस और वाह उस्ताद से अलग है। अब इसकी वजह क्या है, और ये पुस्तक आपके दिमाग में कैसे आई कि मैं चलो इसको इस ढंग से लिखता हूँ? जी, ये जो आपका पहला प्रश्न था कि ये मेरे बैकग्राउंड का नहीं है, प्रवासी हैं लेकिन थोड़े से मतलब मजदूर वर्ग था, इसमें मेरा वो पक्ष खुल कर आया है जिसमें एक एनआरआई, नया एनआरआई जब पहुंचता है यूरोप तो वो किस तरह से देखता है। तो ये एक तरह से यात्रा वृतांत नहीं है, ये प्रवास वृतांत कह सकते हैं। तो यात्रा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक पूरा फलक है, क्योंकि दूसरी जगहों का जिक्र है। हाँ। केवल ये नहीं है कि नॉर्वे इसमें हो, इसमें दूसरे देश भी हैं जिनको, डेनमार्क भी है जिनको भी देखा है आपने, वो सारी जगहें लगभग हैं, और जिन लोगों से आप मिले हैं उनका भी आपने जिक्र किया है। तो लंबी यात्रा वृतांत जैसा ही है। और इसमें नॉर्वे की संस्कृति, जैसा मैंने कहा कि नॉर्वे मेरे रडार पे भी नहीं था,
और शायद दुनिया का भी वो थोड़ा सा अजूबा ही देश है। वहाँ जो कुछ हो रहा है, वो मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ भी इस तरह की संस्कृति नहीं देखी है। तो वो मैं हर चीज़ में देखने लगा, जैसे शादी ब्याह वहाँ जैसे होते हैं और भारत में जैसे होते हैं, या फिर स्कूल जो वहाँ होते हैं यहाँ होते हैं, वो मैं देखने लगा क्या क्या अंतर है नॉर्वे में, जो कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है, और हम लोग भी तो खुश ही रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्या अंतर है कि उनको कहा जाता है कि बहुत ही खुशहाल देश है। तो अब वहाँ रह रहा हूँ तो मैंने उस चीज़ों को दर्ज करने, एक डायरी की शक्ल में है किताब की, मैंने एक एक कोई घटना देखता था उसको लिखता था और फिर उन सबको जोड़ कर ये। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को नॉर्वे की प्राकृतिक स्थिति के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा कि नॉर्वे हमारी धरती के जिस हिस्से में है वहाँ हमारे और दिन रात के समय में भी अंतर है। वहाँ के मौसम और हमारे यहाँ के मौसम में भी बहुत अंतर है। जब प्रवीण जी ने यह बताया कि मैं जब गया था तो वहाँ गर्मी थी, तो जो गर्मी थी वो गर्मी भी कितनी थी उसकी भी कल्पना आपको मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं, ज़रा बताएं कि। जी, नॉर्वे बिल्कुल ध्रुव पे स्थित देश है। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर स्थित है ये बिल्कुल ध्रुव पर। तो बाकी पृथ्वी जैसे घूमती रहती है, नॉर्वे वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस कारण बाकी जगह दिन रात होती रहती है, नॉर्वे में गर्मियों के महीने में पूरे दिन ही दिन होता है। सूर्य जो है 12-1 बजे तक सूर्यास्त नहीं होता है, और रात के 12-1 बजे तक सूर्यास्त नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जब दिन होता है तो केवल दिन होता है, पूरी कलाएं चंद्रमा की दिखती हैं आपको खुद, कि वो हमारे यहाँ पूर्णिमा हो गई और हमारे यहाँ चंद्रमा, वो सब आज चंद्रमा के जितने भी स्वरूप हैं वो आपको हमेशा दिख रहे हो। और यही इसका ठीक उलट हो जाता है ठंड के समय में, जब वहाँ पूरी दिन अंधेरा होता है, सूर्य दिखते ही नहीं है। तो इस तरह का मौसम है, काफ़ी एक्सट्रीम वेदर। 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात, एक तरह से आप ऐसे समझिए कि उस तरह के माहौल में काम करना पड़ता है। अब मैं ये आऊँगा कि रूस, रसिया और रासपुतीन ये ऐतिहासिक किताब है। ये एक तरह से रूस को समझने के लिए एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ के आप ये जान सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का एक सबसे बड़ा देश, जो यूरोप में आज भी सारे बंटवारे के बावजूद भी एशिया के भी बड़े हिस्से और यूरोप में भी, ये किताब आपके दिमाग में कैसे आई कि इतिहास श्रृंखला पर पुस्तक लिख दी जाए? जी, एक चर्चा हुई थी मेरे प्रकाशक से कि कई लोग, जैसे मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ, मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं इतिहास पढ़ना मेरी रुचि है, लेकिन मैं जो किससे कहता हूँ वो लोगों को शायद थोड़ी जल्दी, जो मेरे ही जैसे लोग हैं जो इतिहासकार नहीं हैं, उनको समझने में थोड़ी सी अच्छी लगती है मेरी। तो उन्होंने कहा कि आप लिखते हैं तो इसको एक लंबी श्रृंखला बनाइए, अमेरिका पर, रूस पर, चाइना पर, जियोपॉलिटिक्स पर, भारत के कई मुद्दों पर लिखते चले जाइए। तो लिखते चले जाइए का मतलब है कि पढ़ते भी चले जाइए। तो मैं रूस पे मैं पढ़ना शुरू किया और काफ़ी किताबें जब पढ़ ली तो उसको मैंने, इसमें जो हम लोग रूस को जानते हैं, लेनिन, स्टालिन, इन सब को जानते हैं, इसमें वो नहीं है, उससे पहले की कहानी है, क्योंकि उसके बाद की कहानी बहुत ज़्यादा कही गई है। जो बुद्धिजीवी वर्ग भारत का या कहीं का भी वो मार्क्सवादी विचारधारा के होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की है लेनिन, स्टालिन, इसकी हम लोगों ने भी काफ़ी पढ़ा है। मैंने उससे पहले का इतिहास, रूस कैसे बना और जो ज़ार शाही थी वो कैसी थी, उसमें कौन कौन ज़ार थे, उस पे ये कहानी है। और इसमें काफ़ी मसालेदार किस्सा बन जाता है। एक रासपुतीन कैरेक्टर आप लोगों ने सुना होगा कि एक सन की तांत्रिक जैसे व्यक्ति थे, और इस तरह। तो इसमें किस्सा गोई होते होते रूस को समझा, चंगेज़ खान आते हैं, तैमूर लंग है, वो सब कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है रूस के उस मामले में। अब ये बताएं आप कि एक चिकित्सक को लेखक बन के जब अपने देश में आते हैं, आप नॉर्वे के लोग तो नहीं जानते होंगे कि आप लेखक हैं,
या जानते हैं? वहाँ भारतीय समाज है, वहाँ के लोगों के बीच में आपकी जो दोस्ती है, वहाँ पे जो, क्या वो लोग जानते हैं कि आप लेखन के क्षेत्र में इस तरह के चर्चित लेखक हैं जो जिसकी अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे भी बहुत है, और इसके अलावा उनके देश में उनकी किताबें भी छप रही हैं? जी, अंग्रेजी में लिखता तो शायद जो लोग जानते हैं, हिंदी में तो भारत में भी जो मेरी सर्किल है डॉक्टरों की, वो अंग्रेजी पढ़ने वाली ज़्यादा है, हिंदी पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, तो नहीं जानते हैं अधिकतर लोग। तो आपने हिंदी को क्यों चुना लिखने के लिए? आप अंग्रेजी में लिख सकते थे, आपने क्यों? इसकी वजह क्या है? जी, जैसा मैंने बताया, मैं जब नॉर्वे गया तो उन लोगों ने नॉर्वेजियन सिखाया मुझे, क्योंकि वहाँ की भाषा नॉर्वेजियन है। और फिर उन्होंने मेरे बॉस जो हैं वहाँ पे, उनसे बात हो रही थी कि मैं लिख रहा हूँ, अंग्रेज़ी में ही लिखना शुरू किया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी क्यों लिख रहे हो, तुम्हारी अपनी भाषा। तो उन्होंने ही कहा कि जब तुम्हें सोचो, ये छोटा सा देश है और हम नॉर्वेजियन पढ़ने पे इतना बल देते हैं, 50 लाख हमारी जनसंख्या है, जितनी तुम्हारी एक ज़िले की होती होगी, और तुम इतने बड़े देश हो के और तुम कहते हो कि अंग्रेज़ी में लिखोगे, तो ये कैसे चलेगा। फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, और मेरी भाषा अखबारी भाषा है, कोई मैं बहुत बड़ा साहित्यिक है। मैं जानना चाहूँगा आपके बॉस का नाम, और उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि यह एक बड़ी बात है कि उन्होंने उनके कहने से भी आपको एक प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं अपनी मातृभाषा में जो कुछ भी लिखना है। निश्चित रूप से आपकी किताबें जो है वह आपके पाठकों को और हिंदी जगत को समृद्ध करती हैं। केवल साहित्यकार समृद्ध कर रहा हो समाज को, यह जरूरी नहीं है। लेखन की अपनी अपनी विधाएं हैं, और हर लेखक का अपनी एक त्वरा होती है, अपना एक प्रयास होता है, अपनी एक भाषा होती है, अपना एक विषय होता है। और आप बहुत सारे ऐसे विषयों पर लिख रहे हैं जो आम पाठक को जानना चाहिए, जो कहीं न कहीं से उसको समृद्ध बना रहा है। जैसे जो लोग संगीत के बारे में अगर बहुत अधिक नहीं भी जानते हों, लेकिन अगर घरानों के बारे में जानना चाहें, तो यह पुस्तक उनके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो शोध कर रहा है, या जो बहुत पढ़ा लिखा छात्र है, या जो संगीत रसिक है, संगीतज्ञ है, उसके लिए तो ठीक है बहुत सारी किताबें, क्योंकि वो उसका क्षेत्र है। इसी तरह से जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, या जो लोग इतिहास के छात्र हैं, उनके पास तो पुस्तकों की कमी नहीं है। लेकिन जो आम जनमानस है, या जो पढ़ना लिखना चाहता है, और जो एक किताब से किसी चीज़ को समझना चाहता है, उसके लिए आपकी ये देन का उल्लेखनीय है, और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा अपने बॉस का नाम भी बताएं। जी बिल्कुल, स्वाइनहागन नाम है उनका। मैं भी इसको क्लिप करके सुनाऊंगा उनको जी कि आपका नाम लिया गया, स्वाइनहागन। वो नॉर्वेजियन है? वो नॉर्वेजियन है, हाँ जी। उनको निश्चित रूप से बधाई बनती है। और बहुत अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है? अब क्या कर रहे हैं, मतलब लिखने में क्या कर रहे हैं? जी, लिखने में मेरा जो अगली किताब वाणी से लंबित है, वो है क्रिकेट के इतिहास पर। इतना मतलब ये मैं कहूँगा कि आपने जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई में जो अध्यवसाय कहूँगा उसको, अंग्रेजी में क्या शब्द होगा उसका, मतलब एक तरह से रिसर्च करके किसी चीज़ को डेप्थ में समझने की जो प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि प्रवीर जी उसका इस्तेमाल अपने लेखन में आजकल कर रहे हैं, क्योंकि एकदम अलग अलग डायमेंशंस पे लिख रहे हैं आप। जी, लेकिन क्रिकेट ऐसा है कि आप अगर नीचे चाय वाले के पास भी चले जाएंगे तो वो आपको क्रिकेट पे काफ़ी ज्ञान दे देंगे। क्रिकेट पे कैसी किताब होगी वो? जी, वो शुरुआत हो रही है कि भारत में क्रिकेट पहली बार कब खेला गया। अच्छा। वो 17वीं सदी की कहानी से लेके, और उसके बाद अंग्रेजी में रामचंद्र गुहा ने लिखी है किताब, जिसमें उन्होंने क्रिकेट किस तरह से भारत में आया उस पर लिखा है। वहाँ से शुरू होके मेरी कहानी और आगे जाती है कि जो अब तक जो हमारे धोनी और विराट कोहली है, वहाँ तक क्रिकेट की जर्नी क्या रही भारत की, तो उसकी पूरी कहानी है। और मेरे प्रकाशक थोड़े से उस पर शंकित हैं कि क्रिकेट खास करके जो महिलाएं हैं वो कम पढ़ना चाहती हैं, लेकिन और खेल है तो पता नहीं, आज तक हिंदी में इस तरह की किताबें दिखती नहीं हैं खेल पर, तो पता नहीं उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन मैंने कहा क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसका एक जुनून है, और कितना भी घट जाए फिर भी लोगों के अंदर एक दिखता है। और अंग्रेज़ी में कई किताबें हैं, तो क्यों ना एक हिंदी में भी हो।
मैं ये जानना चाहूँगा कि नए लेखकों के बतौर लेखक आपका जो अनुभव है, अगर आप जो लोग प्रोफेशनल फील्ड में हैं या दूसरी विधाओं में काम कर रहे हैं, वे और जो नए लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए, चूँकि आप युवा लेखक हैं और बहुत चर्चित हैं, आपकी किताबें भी चर्चित रही हैं, आपका समाज आपको जानता है, और एक व्यस्त समय में भी आपने अपनी पूरी विधा को, एक तरह से मैं कहूँगा कि आप जितने चर्चित चिकित्सक होंगे उससे कम लोकप्रिय लेखक नहीं हैं। तो नए लेखक को क्या करना चाहिए, कैसे वो क्या करे कि वो लेखन के क्षेत्र में प्रवीण झा की तरह से भी कुछ अपनी पहचान बना सके? जी, प्रवीण झा, मैं कहूँगा कि जो कथेतर लेखन है, यानी कथा से इतर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये किताबें मौलिक नहीं हो सकती। इन किताबों के लिए आपको स्रोत ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, तो पहले उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो उपन्यास विधा है, मैंने आज तक एक भी उपन्यास में नहीं लिख पाया हूँ, इसी तरह से आज तक एक भी कविता नहीं लिख पाया हूँ, जबकि ये दो मुख्य स्तंभ हैं साहित्य के। इन दोनों में मेरा दखल अब तक नहीं है। तो ये दोनों काफ़ी कठिन विधाएं हैं और इसमें बहुत जल्दी लोग अपना हाथ डाल देते हैं और उपन्यास लिख देते हैं या कविता उसमें मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि मैं अभी तक एक भी कविता नहीं लिख पाऊँ। तो वो एक कठिन विधा है, उसको समझना चाहिए और उसके लिए काफ़ी और भी ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से युवाओं को उस धैर्य से आगे बढ़ना होगा। दोनों ही विधाओं के लिए एक कठिन है, एक में पढ़ना ज़्यादा है, एक में समझना और एक तरह की ग्रेविटी लाना जिसको कहते हैं, वो ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत किए, अच्छा लगा। आपके नई पुस्तक के लिए शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लिखते रहें और जब कभी भारत आएँ तो हमारे पास ज़रूर आएँ, हमारे दर्शकों से मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।